नमस्कार। आप सभी का स्वागत है बुंदेलखंड जनता डिग्री कॉलेज ग्राम पलिंदा झांसी द्वारा आयोजित आज इस वेबिनार में आप सभी लोगों का हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, हमारे एक मुख्य अतिथि जुड़ने वाले हैं। इसके बाद हम अपने कार्यक्रम को स्टार्ट करेंगे। आपको हम बताना चाहेंगे कि बुंदेलखंड जनता डिग्री कॉलेज झांसी जिले के ग्राम पलिंदा में खोला गया है। जब भी कोई कार्य हम लोग शुरू करते हैं तो एक संकल्प लेके कार्य को शुरू किया जाता है। तो इस महाविद्यालय को भी हमने एक संकल्प के साथ शुरू किया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो उच्च शिक्षा का प्रसार हो वो और आगे बढ़े। साथ ही ऐसे विद्यार्थी जो वित्तीय कमी के कारण से या पैसों की कमियों के से जो उच्च शिक्षा से वंचित रह जाते हैं या आगे की पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, तो हम उनका सहयोग करें। इसी संकल्प के साथ हम लोगों ने महाविद्यालय खोला हुआ है। आप सभी के आशीर्वाद से आज हमने एक वेबिनार आयोजित किया है जिसमें हमारे मुख्य अतिथि गण मौजूद हैं, उपस्थित हैं। एक अतिथि की हम लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, उसके ठीक बाद हम लोग अपना कार्यक्रम शुरू कर देंगे। पुनः आप सभी से अनुरोध है कि जब अतिथिगण अपना व्याख्यान दें तो आपसे अनुरोध है कि आप अपने माइक को म्यूट कर दें ताकि आपको अतिथि की आवाज स्पष्ट रूप से सुनाई दे। डॉक्टर कमलेश बिलगिया जी, आप उपस्थित हैं? आप हमारी आवाज सुन रहे हैं? डॉक्टर कमलेश बिलगिया जी। सीता कुशवाहा, अगर आप मेरी आवाज सुन रही हैं तो आप, हाँ ठीक है, आप अपनी स्क्रीन को, प्रेजेंटेशन स्क्रीन को बंद करिए। हमारे अतिथि महोदय जुड़ चुके हैं। सीता कुशवाहा, आप जरा अपनी प्रेजेंटेशन को बंद करिए, स्क्रीन प्रेजेंट को। सीता कुशवाहा, अगर आप मेरी आवाज सुन रही हैं तो अपने प्रेजेंटेशन को बंद करिए। आप सभी का पुनः स्वागत है। हमारे मध्य हमारे सभी अतिथिगण वक्तागण उपस्थित हो चुके हैं। मुख्य अतिथि की आज्ञा से इस कार्यक्रम को हम शुरू करते हैं। हमारे मध्य आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि प्रोफेसर संध्या रानी मैडम उपस्थित हैं, जो कि क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी झांसी में कार्यरत हैं। विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रोफेसर रामकृपाल जी उपस्थित हैं। आप प्रयागराज विश्वविद्यालय प्रयागराज में भौतिकी विभाग के प्रोफेसर हैं। अतिथिगण मुख्य वक्ता के रूप में प्रोफेसर पीके वाजपेयी जी हमारे मध्य उपस्थित हैं। आप गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय में भौतिकी विभाग के विभागाध्यक्ष हैं। हमारे द्वितीय मुख्य वक्ता डॉक्टर कैलाश जी भी उपस्थित हैं। आप ब्रह्मानंद महाविद्यालय राठ में भौतिकी विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर हैं। आप सभी का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जैसा कि प्राचीन काल से परंपरा रही है कि हम जब भी कोई अच्छा कार्य शुरू करते हैं तो माँ सरस्वती की प्रार्थना करते हैं, उनकी वंदना करते हैं। इसी क्रम में माँ सरस्वती की वंदना करने के लिए हम महाविद्यालय के प्रवक्ता डॉक्टर आरती श्रीवास्तव को आमंत्रित करते हैं कि वो आए और सरस्वती वंदना प्रस्तुत करें।
नमस्ते। माँ सरस्वती के चरणों में मेरा प्रणाम। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू स्वर की देवी है, संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। तू स्वर की देवी है, संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण में हमें प्यार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। मुनियों ने समझी है, गुनियों ने जानी, वेदों की भाषा, पुराणों की वाणी। मुनियों ने समझी है, गुनियों ने जानी, वेदों की भाषा, पुराणों की वाणी। हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, तेरी शरण हम हमें प्यार दे माँ। विद्या का हमको अधिकार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तुम श्वेत वर्णी कमल पर विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे। तुम श्वेत वर्णी कमल पर विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे। मन से हमारे मिटा दे अंधेरे, हमको उजालों का संसार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। अज्ञानता से हमें तार दे माँ। अज्ञानता से हमें तार दे माँ। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर आरती आपके सुंदर प्रस्तुति के लिए। अब मैं वेबिनार संगोष्ठी को आगे बढ़ाता हूँ। बहुत धन्यवाद सर, बड़ा ही सुंदर व्याख्यान लग रहा था और वास्तव में आपने बहुत अच्छी तरह से शिक्षा नीति को समझाया है। हम सभी प्रसन्न हुए। हम चैट बॉक्स में देख रहे थे कि कैसे प्रतिभागी लोग कमेंट कर रहे थे कि उनका मन है कि व्याख्यान को और सुना जाए, व्याख्यान को और लंबा किया जाए, लेकिन समय अभाव के कारण से क्षमा चाहते कि आपको बीच में हमने रोका जी। लेकिन व्याख्यान बड़ा सुंदर था और बहुत अच्छी चीजें समझ में आई इसमें, क्योंकि शिक्षा केवल विश्वविद्यालय और कॉलेज तक ही सीमित नहीं होती है। ये विश्वविद्यालय के बाहर, कॉलेज के बाहर मानव जीवन के हर पहलू में ये कार्य आती है। उसी तरह से शिक्षक भी केवल सीमित नहीं रहेगा। शिक्षक केवल क्लासरूम टीचिंग या रिसर्च तक सीमित नहीं रहेगा। शिक्षक का अगर प्रभाव हर व्यक्ति के जीवन में पड़ता है और मानव जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है। क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर रामकृपाल जी जुड़ चुके हैं। समय का अभाव है, इसलिए सर से अनुरोध करते हैं कि दो शब्द कहकर हमें अनुग्रहित करें। प्रोफेसर रामकृपाल जी, अगर आप हमारी आवाज सुन रहे हैं तो कृपया अपना माइक ऑन करके अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करें।
प्रोफेसर रामगोपाल सर। होगा बस बस इसके बारे में बोलना, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके आशीर्वचन का। आपने समय निकाला, इसके आभारी हैं। अब अवसर आता है हमारे दूसरे अतिथि वक्ता महोदय का। डॉक्टर कैलाश जी हमारे बीच में मौजूद हैं। आपका दूसरा व्याख्यान प्रस्तुत होगा कुछ देर बाद। डॉक्टर कमलेश जी से मैं अनुरोध करता हूं कि आप डॉक्टर कैलाश जी का परिचय प्रस्तुत करें प्रतिभागियों के समक्ष। डॉक्टर कैलाश जी, अगर आप हमारी डॉक्टर कमलेश जी, अगर आप हमारी आवाज़ सुन रहे हैं तो डॉक्टर कैलाश सर का परिचय कराने का कष्ट करें। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। नमस्कार। डॉक्टर कैलाश जी के परिचय, वैसे तो मैं उस लायक उनका परिचय दूं, वैसे बुंदेलखंड की सारी जनता उनके बारे में जानती, फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि थोड़े शब्दों में उनका इतने बड़े बृहद चरित्र का परिचय देने की कोशिश करता हूं। भौतिक विज्ञान के उपासक एवं वैदिक गणित के अध्येता डॉक्टर कैलाश विश्वकर्मा जी का जन्म अत्यंत पिछड़े और लघु ग्राम कहतौली, पत्रालय, देवगांव जिला हमीरपुर, उत्तर प्रदेश में हुआ था। आपके पूज्य पिताजी का नाम स्वर्गीय श्री चुटकीलाल विश्वकर्मा, पूज्य माता जी का नाम श्रीमती केवला विश्वकर्मा है। आप बाल्यकाल से ही अत्यंत मेधावी, कुशाग्र बुद्धि के रहे हैं। आपका छात्र जीवन अत्यंत संघर्षपूर्ण रहा। आपके देवगांव से जूनियर हाई स्कूल भरुआ सुमेरपुर
हाई स्कूल हमीरपुर से इंटरमीडिएट, इलाहाबाद चंपति विश्वविद्यालय प्रयागराज विश्वविद्यालय से बीएससी एमएससी परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ही भौतिक विज्ञान में पीएचडी की उपाधि प्राप्त कर उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग इलाहाबाद से चयनित होकर सन 1987 में ब्रह्मानंद स्नातकोत्तर महाविद्यालय राठ हमीरपुर उत्तर प्रदेश में प्रवक्ता भौतिक विज्ञान का पदभार ग्रहण किया। इस समय आप एसोसिएट प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष हैं। कठिनतम विषय को सरलतम ढंग से प्रस्तुत करके शुभ विज्ञान भौतिक विज्ञानी एवं वैदिक गणित के विशेषज्ञ डॉक्टर कैलाश विश्वकर्मा के छात्रों, श्रोताओं, जिज्ञासुओं आदि पर अपनी अमिट छाप छोड़ते हैं। विषय के उत्कृष्ट प्रतिपादन के कारण आप सभी के चहेते हैं। वैदिक गणित के क्षेत्र में आवर्त दशमलव और विभाजनीयता को रेखांक प्रांचल लेकर हल करना तथा संगणक की अंक प्रणालियां यथा द्विअंकी, चतुअंकी, अष्ट अंकी और षोडश अंकीय प्रणालियों में वैदिक गणित के सूत्रों, बाहुल सूत्रों, षोडश अंकीय प्रणालियों का उपयोग आपका अनुपम योगदान है। आपकी वक्तृत्व कला बहुत ही प्रभावी है। आपने भौतिक विज्ञान एवं वैदिक गणित विषय में 35 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित की हैं। भौतिक विज्ञान एवं वैदिक गणित विषय में 150 से अधिक शोध पत्रों का प्रकाशन आपकी कर्मठता को प्रकट करता है। आपके कुशल निर्देशन में 900 छात्रों ने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। आपने राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों और कार्यशालाओं में देश की ख्यातितम संस्थाओं, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, शोध संस्थानों में आदि में भौतिक विज्ञान एवं वैदिक गणित पर विशेष व्याख्यान दिए हैं। भौतिक विज्ञान एवं वैदिक गणित के प्रचार प्रसार के लिए इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया एवं मैक्सिको आदि देशों में प्रवास किया है। संप्रति आप शिक्षा, संस्कृति, उत्थान न्यास नई दिल्ली भारत नामक संस्था में वैदिक गणित के अखिल भारतीय संयोजक हैं। वर्तमान में भारतीय शिक्षण मंडल के छत्तीसगढ़ प्रांत के संयोजक भी हैं। अब मैं माननीय श्री डॉक्टर कैलाश जी को आमंत्रित करता हूं कि अपने उद्बोधन से हम सभी को अनुप्रेरित करें। धन्यवाद अमरेश जी। सर्वप्रथम मैं बुंदेलखंड जनता डिग्री कॉलेज पलीदा झांसी के प्रबंध तंत्र के पदाधिकारीगण, वहाँ के प्राध्यापक वृंद और इस अंतर्जाल संगोष्ठी में उपस्थित हमारे वरिष्ठ डॉक्टर पी के वाजपेयी जी, डॉक्टर रामकृपाल जी, क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी डॉक्टर संध्या रानी जी, इस संगोष्ठी में उपस्थित समस्त विद्वज्जन, प्रतिभागीगण, विद्वान प्राध्यापक वृंद, प्रिय छात्रों और छात्राओं, डॉक्टर पी के वाजपेयी जी ने नई शिक्षा नीति के पृष्ठभूमि का दर्शन सुंदर ढंग से आपके समक्ष रखा है। उच्च शिक्षा की दृष्टि से 5 बातें उल्लेखनीय हैं जो इस नई शिक्षा नीति में आई हैं। हम लोगों की एक बैठक में डॉक्टर कस्तूरी रंगन जी भी आए थे, जिनको प्रत्यक्ष सुनने का हम सबको अवसर मिला था। 1 वर्ष पूर्व बेंगलोर में आपके साथ वार्तालाप करने का अवसर मिला था। पहली विशेषता तो यह है कि मातृभाषा में, क्षेत्रीय भाषा में हम सब किसी विषय का अध्ययन कर सके, ऐसी व्यवस्था इस शिक्षा नीति में है। भारत की गौरवशाली ज्ञान परंपरा रही है, उसका दिग्दर्शन प्रत्येक विषय में विद्यार्थी, प्राध्यापक कर सके, ये भी इसमें समाहित किया गया है। हमारे पुरखों ने दुनिया को गणित पढ़ाया, जैसे अंक ज्ञान है, 10 गुणोत्तरी संख्याएं, जिसको हम स्थानीय मान पद्धति कहते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार,
रोमन लिपि में अंकों को 1 के लिए आई, 2 के लिए डबल आई, 3 के लिए ट्रिपल आई ऐसा लिखते हैं। लाखों करोड़ों की संख्या लिखनी हो तो वहां असंभव है। जिस समय गेट समझौता और पेटेंट राइट की बात आई तो उस समय अपने एक राजनीतिज्ञ ने कहा था कि अगर हम दुनिया से अपने अंक और स्थानीय मान पद्धति प्लेस वैल्यू सिस्टम वापस ले लें तो उसी क्षण दुनिया का कार्य व्यवहार ठप हो जाए। ऐसी अद्भुत देन दुनिया को हमारे पुरखों की प्रत्येक विषय में है, केवल गणित के बारे में ही नहीं। आयुर्वेद है, योग है, संगीत है, कला है, ऐसे हजारों क्षेत्र हैं जिसमें हमारे पुरखों ने विशिष्ट योगदान किया। उस पर पुनः कार्य करने की आवश्यकता है जो इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में विधिवत पिरोया गया है। इसकी 5 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहले तो नियामक निकाय, रेगुलेटरी बॉडीज। दूसरा विश्वविद्यालयों की पुनर्संरचना। तीसरा प्रोग्राम, जो भी उच्च स्तर पर पढ़ना है। चौथा है शिक्षक, फैकल्टी। पांचवा विद्यार्थी। ऐसे हम 5 भागों में इसको विभक्त कर सकते हैं। तो क्या क्या इसमें कहा गया है एक एक करके संक्षेप में विचार करेंगे। वर्तमान में जैसे यूजीसी है, एआईसीटीई है, एनसीटीई, ऐसे कोई 17 से अधिक प्रोफेशनल संस्थाएं हैं जो वास्तव में ओवरलैपिंग। इसके लिए एक उच्च शिक्षा आयोग बनेगा जो एक अम्ब्रेला बॉडी हो। इसके अंदर एक उच्च शिक्षा नियामक परिषद जो मानक बनाकर रखेगा। दूसरा उच्च शिक्षा अनुदान परिषद। तीसरा उच्च शिक्षा शोध संस्था। और चौथा नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल जो मूल्यांकन करेगी संस्थाओं का। और पांचवा विविध प्रकार के लाइसेंसिंग अथॉरिटीज हैं, संस्थाएं हैं, डॉक्टर्स के लिए, आर्किटेक्ट के लिए, वकीलों के लिए, सीए के लिए। ऐसा प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी, ये 5वीं संस्था। इस प्रकार से जो 17 से अधिक नियामक समितियां हैं एक अम्ब्रेला बॉडी के अंदर काम करते हुए 5 में रह जाए। विश्वविद्यालयों की पुनर्संरचना 3 प्रकार के होंगे। एक विश्वविद्यालय ऐसा होगा जो केवल शोध केंद्रित हो, वहां पढ़ाई भी होगी लेकिन मुख्य उद्देश्य शोध का हो। दूसरा विश्वविद्यालय होगा जिसका उद्देश्य शिक्षण को लेकर के होगा, शोध भी होगा लेकिन मुख्य कार्य शिक्षण का। और तीसरा स्वायत्त महाविद्यालय जिनका काम होगा उपाधियां देना। ऐसे 3 प्रकार के होंगे। ये जो विश्वविद्यालय होंगे बहुत विषयक होंगे। अभी बीटेक का विश्वविद्यालय अलग है, एमबीए का विश्वविद्यालय अलग है, लॉ का विश्वविद्यालय अलग है। ये सारे एक ही के अंतर्गत होंगे। जैसे बीटेक कोई कर रहा है, सिविल इंजीनियर है, उसको डैम बनाना है तो उसको पर्यावरण की भी जानकारी हो, वहां से जनसंख्या का पुनर्स्थापन होगा, क्या कठिनाइयां आ सकती हैं, उनके लिए क्या हुआ करना चाहिए, ऐसे भी उसको जानकारी हो। जो भी ओडीएल ऑनलाइन डिग्री मिलेंगी दोनों का मूल्यांकन होगा और दोनों ही जो नियमित उपाधियां हैं उनके आधार उनको मान्यता होगी।
प्रोग्राम की पूर्ण संरचना, जैसे भी बीए है, बीएससी है, बीकॉम है, तरह से जानते हैं कि प्राचीन काल में जो भी स्नातक होते थे, सब प्रकार की शिक्षा ग्रहण करते थे, पूर्ण करते थे। 64 कलाएं ऐसा आता है विवरण, 64 कलाओं में निष्णात। तो आज का जो विद्यार्थी है वो 4 साल पढ़ेगा। अगर 1 वर्ष पूरा किया है उसको सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 वर्ष का पूरा किया है तो उसको डिप्लोमा मिलेगा, 3 वर्ष किया है तो एडवांस डिप्लोमा मिलेगा, और चौथे वर्ष में उसको डिग्री मिलेगी। होगा कैसे? तो आवश्यक नहीं है कि वो एक ही विश्वविद्यालय से सारे कोर्सेज करे 4 वर्ष। उसकी जैसी इच्छा है, जिस विश्वविद्यालय से जो भी कोर्स पढ़ना चाहते हैं तो वहां से पढ़ सकते हैं। एमफिल की डिग्री अभी समाप्त की गई है, पहले एमफिल के पश्चात पीएचडी करते थे। अब अगर डिग्री कोर्स किया है तो 1 वर्ष की एमएससी होगी, और अगर 3 वर्ष का किया है तो 2 वर्ष का एमएससी या एमए का यानी परास्नातक की स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त करेगा। उसके पश्चात वो पीएचडी कर सकते हैं। बैचलर डिग्री 1 साल की है, 3 वर्ष की किया है तो 2 वर्ष परास्नातक करना पड़ेगा, और अगर 4 वर्ष की किया है तो 1 वर्ष परास्नातक करने के पश्चात वो पीएचडी कर सकते हैं। बीएड का प्रोग्राम 4 साल का है। कक्षा 12 के बाद सीधे बीएड कर सकेंगे, अच्छा शिक्षक तैयार हो इस दृष्टि से। और इन सब में वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, मूल्य आधारित शिक्षा, जीवन मूल्यों को उसमें गिरवाया जाएगा। जैसे पिछले वर्षों में जो विश्व में आर्थिक गिरावट देखने को मिली, वर्तमान में जैसे कोरोना का संकट आया, और ये कोरोना का संकट अनपढ़ गवारों ने पैदा नहीं किया। वस्तुतः यह है जो भी समस्या उत्पन्न की गई है पढ़े लिखे द्वारा की गई है। किसी ऋषि ने कहा कि वी हैव प्रोड्यूस्ड एजुकेटेड रैस्कल्स, हमने शिक्षित डकैत पैदा किए। इसलिए विश्व के प्रत्येक विश्वविद्यालय में चाहे वो कोई भी प्रोफेशनल कोर्स कर रहा हो, वहां पर गीता का अध्ययन अनिवार्य किया गया है, जिससे वह जीवन मूल्य भी सीखे। अध्ययन के साथ साथ मानवता के साथ, प्रकृति के साथ हमारा कैसा व्यवहार हो ये देखें। और जो विश्व की सर्वोच्च 100 विश्वविद्यालय है वो यहाँ पर अपने संकाय खोल सकेंगे। इसका उद्देश्य ये है कि अभी कोई 8 लाख विद्यार्थी हमारा विदेश जाता है, और कोई 45-46 विद्यार्थी बाहर से पढ़ने आते हैं। इसमें से अधिकांश श्रीलंका है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, ये जो पड़ोसी देश है यहाँ के विद्यार्थी रहते। तो हमारे विदेशी मुद्रा भंडार कम होता है, यहाँ से विद्यार्थियों को बाहर पढ़ने जाना। यहीं पर विश्वविद्यालय खुलेंगे, यहीं पर पढ़ सकेंगे हमारे विद्यार्थी, और हमारे विश्वविद्यालय इन विश्वविद्यालयों के साथ एफिलिएशन कर सके, जिससे विश्वविद्यालय में स्पर्धा खड़ी हो, और हमारे यहाँ के भी विश्वविद्यालय और वैश्विक स्तर पर जिनका स्थान हो ऐसे स्पर्धा करने वाले विश्वविद्यालय खड़े। शिक्षक के संबंध में क्या कहा गया शिक्षा नीति में, तो उसको पूर्ण स्वतंत्रता दी गई है। वो कैसे पढ़ाए और क्या पढ़ाए, वो पूर्ण स्वतंत्रता है। और मूल्यांकन की दृष्टि से प्रोजेक्ट which face to face ग्रुप डिस्कशन के द्वारा सारा दिया जा सके। शिक्षकों में लीडरशिप और एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटी उत्पन्न हो, नेतृत्व क्षमता,
प्रशासनिक क्षमता, इसलिए उनको प्रशिक्षित किया जाएगा। ऐसा है, प्रशिक्षण संस्थान भी खुलेंगे जहाँ पर अभी क्या होता है, कोई शिक्षक चयनित होता है, सीधे वो कक्षा में पहुंचता है। इंटरमीडिएट तक तो कोई ना कोई प्रशिक्षण है, बीएड है, एमएड है, एलजी है या बीटीसी है, विभिन्न स्तर पर प्रशिक्षण है, लेकिन विश्वविद्यालय स्तर पर कोई प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं है। यद्यपि विश्वविद्यालय को टॉप करने वाले विद्यार्थी हैं, लेकिन वो कक्षा में बच्चों को प्रभावित नहीं कर पाते। अपने विषय का जो संप्रेषण है उसमें सुंदर ढंग से करने में उनको कठिनाई होती है, या कक्षा को नियंत्रित करने में कठिनाई होती है, अनुशासन बनाने में कठिनाई होती है। ऐसे सारी समस्याओं को वो कैसे सुलझा सकता है, ऐसी नेतृत्व क्षमता शिक्षा की उत्पन्न हो, ऐसा प्रशिक्षण प्रदान किया है। शोध की दृष्टि से अभी गवर्नमेंट फंडिंग बहुत कम है, और उद्देश्य ये है, ये जो वित्तीय सहयोग है जीडीपी का 6% तक ले जाए, अभी ये 0.9 है। तो एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, राष्ट्रीय शोध संस्थान खड़ा होगा जो बीज धन उपलब्ध कराएगा, लिंकेज देगा, और कैसे कैसे आप शोध में आगे बढ़ सकते हैं, ऐसे सारा सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। विद्यार्थियों के बारे में क्या कहा गया है? ऐसा कहा गया है कि शिक्षा नीति में स्टूडेंट इज द किंग, विद्यार्थी है वह राजा है। क्या पढ़े, कैसे पढ़े, कहां से पढ़े, कब परीक्षा दे, ऐसे सारी स्वतंत्रता उसको है। जैसे तो कोई कोर कोर्स करना है, जिस विश्वविद्यालय से अच्छे ढंग से वो सीख सकता है, वहां वो कोर्स पढ़ सकता है। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है ही, तो इसमें एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ऐसा एक नाम दिया गया है, एबीसी। जो भी आपने कोर्स किया है, उसके पेपर्स किए हैं, उसके कुछ क्रेडिट्स होंगे, वो बैंक में जमा होते जाएंगे, और जो कोर्स की क्रेडिट्स ज्यादा होगी वो उनको डिग्री मिल जाएगी। अगर विभिन्न प्रकार के क्रेडिट्स हैं, विभिन्न प्रकार के प्रश्न पत्र हैं, तो ग्रेजुएशन इन लिबरल आर्ट्स ऐसा डिग्री मिलेगी, और किसी एक कोर्स के क्रेडिट्स ज्यादा हैं तो डिग्री उसको मिल जाएगी, लेकिन क्रेडिट्स उसके हट जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए किसी कोर्स के और 100 क्रेडिट्स है, तो वो उसको डिग्री मिल जाएगी अगर वो पूरे किए हैं तो विद्यार्थी को पूरी स्वतंत्रता है। केवल वार्षिक परीक्षाएं नहीं 3 घंटे की, तो पूरे वर्ष भर और हर एक सेमेस्टर में लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस, अनुभव के द्वारा सीखना। जो भी पाठ्यक्रम वो पढ़ रहा है, सेमेस्टर के बाद उसको किसी न किसी संस्था में जाकर के, किसी इंडस्ट्री में जाकर के या किसी कार्यालय में जाकर के उसको सीखना है, उसका प्रैक्टिस करनी है, इंटर्नशिप। तब उसके कोर्स की मान्यता बहुत अधिक है। इस प्रकार से ये 5 प्रकार की उच्च शिक्षा में विशेषताएं लाई गई हैं। तो 5 विषयों को मैंने स्पर्श करने का प्रयास किया है। प्राचीन काल में 100 से अधिक विश्वविद्यालयों का वर्णन आता है, जैसे नालंदा है, शिला है, विक्रमशिला है, जहाँ पर जो गेट कीपर रहता था, द्वारपाल रहता था, वह ही प्रवेश परीक्षा लेता था। यानी कोई विद्यार्थी पढ़ने आया है तो जो द्वारपाल है वो उससे कुछ प्रश्न करता है। अगर उन प्रश्नों
का उत्तर वह विद्यार्थी समाधान पूर्वक देता है तो उस विश्वविद्यालय में प्रवेश करने को मिलता है। यानी समय विश्वविद्यालय के द्वारपाल भी इतने योग्य होते थे कि वह परीक्षा लेते थे। तो उस उच्च कोटि के विश्वविद्यालय खड़े हो और प्राचीन काल में जिस प्रकार की ज्ञान परंपरा थी, पहले तो दुनिया नहीं मानती थी, भारत के भी कुछ लोग आज भी नहीं मानते। उनको लगता है कि विदेश से ही सब कुछ आया, पाश्चात्य जगत में हमको दिया। लेकिन पाश्चात्य जगत ने मानना शुरू कर दिया है। जैसे हम प्रकृति पूजक हैं, हम पशुओं की पूजा करते हैं, पक्षियों की पूजा करते हैं, पंचतत्वों की पूजा करते हैं। पहले नहीं मानते थे, लेकिन पर्यावरण का संकट खड़ा हुआ तो अपने आप मानना शुरू कर दिया। तो जो हमारे जीवन मूल्य थे, दुनिया ने मानना प्रारंभ कर दिया। अब हमको अपने पुरखों की जो धरोहर है उस पर विश्वास रख करके परिश्रम करने की आवश्यकता है। आज कोई नोबेल प्राइज मिलता है तो हम में से कोई और ऋग्वेद उठाता है, कोई उपनिषद उठाते हैं, कोई पुराण उठाते हैं और कहने लगते हैं कि आज का जो नोबेल प्राइज मिला है इस विषय में यहाँ से मिला। इतना कहने से काम नहीं चलेगा। तो इस प्रकार का बोलते हैं, उनको मेरा चैलेंज ये है कि अगले 10 वर्ष बाद भौतिक विज्ञान में ऋग्वेद की कौन सी ऋचा से नोबेल प्राइज मिलेगा, आज कहने की क्षमता हो तो कहो। नहीं तो इस प्रकार की गप मारना बंद करो। तो अपना ग्रंथ उठाना, उस ग्रंथ के प्रत्येक मंत्र को देखना, उसको समझना, समझ करके उस प्रकार की तकनीकी विकसित करना। मैंने वैदिक गणित का अभ्यास किया है, तो वैदिक गणित के ग्रंथ पढ़ता हूँ तो प्रत्येक ग्रंथ मुझसे बात करता है। प्रत्येक ग्रंथ का प्रत्येक अध्याय, प्रत्येक श्लोक का प्रत्येक शब्द मुझसे बात करता है। कहता है कि डॉक्टर कैलाश मेरे बारे में कुछ कहो ना। ऐसे लाखों की संख्या में हमारे ग्रंथ हैं। आज हम देखते हैं कि बाबा रामदेव जी योग के क्षेत्र में और विश्व का मार्गदर्शन कर रहे हैं। आचार्य बालकृष्ण जी आयुर्वेद के क्षेत्र में विश्व का मार्गदर्शन कर रहे हैं। अगर हम किसी भी ग्रंथ को उठा करके उसका अध्ययन करेंगे और अध्ययन करने के पश्चात, समझने के पश्चात हम तकनीकी विकसित करेंगे तो उस विषय के आज हम बाबा रामदेव होंगे, आचार्य बालकृष्ण होंगे। ऐसे हजारों विषय हमारे पराक्रम की प्रतीक्षा में है। हम सब चुनौती स्वीकार करें। आज की इस अंतर्जाल संगोष्ठी में इतना ही निवेदन करता हुआ मैं अपनी बात पूर्ण करता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। जब प्रारंभ में नई शिक्षा नीति की घोषणा की गई थी, इंटरनेट पे कई सारी सामग्रियां उपलब्ध थी, तो हमने भी नई शिक्षा नीति के बारे में अध्ययन किया। तो कई बातें इंटरनेट से समझ में आ जाती हैं, लेकिन जो व्याख्यान आज आप हमारे बीच तो दो एमिनेंट स्पीकर्स आए हैं, प्रोफेसर वाजपेयी सर, डॉक्टर कैलाश सर, इन्होंने इस नई शिक्षा नीति को जिस तरह से समझाया है, वास्तव में हमें लगा था कि हमको बहुत कम जानकारी थी। ऐसे कई लोग यहाँ मौजूद होंगे जिन्होंने इंटरनेट से इसको स्टडी किया होगा या कहीं किसी तरह से पढ़ा होगा, लेकिन जिस सुंदर तरीके से व्याख्यान वाजपेयी सर ने किया है, डॉक्टर कैलाश सर ने किया है, वास्तव वो अद्वितीय है। और निश्चित रूप से महाविद्यालय परिवार, प्रतिभागी जितने भी यहाँ मौजूद थे, सभी लोग के अंदर एक नई ऊर्जा का सृजन हुआ है। और उम्मीद है कि नई शिक्षा नीति को लेकर जो लोगों के अंदर धारणाएं थी, भ्रांतियां थी, वो दूर हुई होंगी। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अंतिम चरण पर हम लोग पहुंच चुके हैं। डॉक्टर मनीष जी जो हमारे महाविद्यालय बुंदेलखंड जनता डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर कार्यरत हैं, डॉक्टर मनीष जी से हम अनुरोध करते हैं कि कृपया आभार प्रदर्शन करने का कष्ट करें। डॉक्टर मनीष जी, अगर आप हमारी आवाज सुन रहे हो तो कृपया ऑनलाइन आकर आभार प्रदर्शन करने का कष्ट करें। डॉक्टर मनीष पैंजवार, डॉक्टर मनीष पैंजवार, मनीष पैंजवार, क्या आप हमारी आवाज सुन रहे हैं? डॉक्टर मनीष जी,
हो सकता है तकनीकी कारणों से उन तक हमारी आवाज डॉक्टर मनीष जी, हो सकता है तकनीकी कारणों से उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही हो। आज महाविद्यालय परिवार आभारी है हमारे मध्य जो उपस्थित हैं विशिष्ट अतिथि महोदय प्रोफेसर रामकृपाल जी। आपने हमको समय दिया, इस वेब संगोष्ठी में आपने समय निकाला, आप अपने आशीर्वचनों से हमको लोगों को अनुग्रहित किया। हम सदैव आपके आभारी रहेंगे। अभी अभी मुख्य अतिथि महोदया का फोन आया था, शासन से कोई मीटिंग चल रही है जिस कारण से वो ऑनलाइन उपस्थित नहीं हो चुकी हैं, लेकिन उन्होंने हमारे सभी अतिथिगण, विद्वतगण, दोनों एमिनेंट स्पीकर्स और सभी प्रतिभागियों को बधाई संदेश प्रेषित किया हुआ है। प्रोफेसर पीके वाजपेयी जी जो बिलासपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, महान शिक्षाविद हैं। आपके 1 घंटे से ज़्यादा के लेक्चर में हम लोग इतना ज़्यादा प्रसन्न हुए, इतने ज़्यादा अच्छा अनुभव प्राप्त किया है नई शिक्षा नीति का। महाविद्यालय आपका सदैव आभारी रहेगा और आपसे उम्मीद करेंगे, आपसे पुनः आशीर्वाद प्राप्त करने का मौका ढूंढेंगे कि आपके सानिध्य में, आपके फिर नेतृत्व में हम लोग एक नया वेबिनार फिर शुरू करें। डॉक्टर कैलाश जी, आप सभी लोग उनसे परिचित हैं, सौभाग्य की बात है वो मेरे गुरुजी भी हैं, तो हम सदैव उनके आभारी रहेंगे कि आपने इतने अच्छी सरलता से शिक्षा नीति को समझाया। शिक्षा और छात्र और शिक्षक को क्या जिम्मेदारियां हैं, उनके क्या अधिकार हैं, या किस तरह की उनके लिए गौरव की बात है शिक्षा, ये आपने हम लोग को समझाया। इस वेबिनार में हमारे विश्वविद्यालय बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से कुछ शिक्षक मौजूद हैं, हम उनके आभारी हैं। विपिन बिहारी महाविद्यालय जो कि हमारे यहाँ एक एडेड बड़ा अच्छा ही एडेड कॉलेज है, वहाँ से कई शिक्षक इस प्रतिभागिता में हमारे साथ हैं, हम उनका भी हार्दिक आभार करते हैं। जितने भी प्रतिभागी यहाँ जुड़े हुए हैं हम सबके आभारी हैं, सबको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि आपने अपना समय यहाँ दिया, कुछ ना कुछ आप लोगों ने सीखा। अब एमिनेंट स्पीकर्स की अनुमति से इस सत्र समापन की घोषणा करते हैं। धन्यवाद। प्रतिभागियों का फीडबैक फॉर्म उनके व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया जाएगा। जिन व्हाट्सएप ग्रुप में वो प्रतिभागी जुड़े हुए हैं उस ग्रुप में आपका फीडबैक लिंक भेज दिया जाएगा। उसके पश्चात सर्टिफिकेट की प्रोसेस पूरी की जाएगी। नमस्कार, आप सभी को पुनः धन्यवाद। सभी से अनुरोध है कि आप इस रूम को क्विट कर लें। जी धन्यवाद, थैंक यू। सभी से अनुरोध है कि आप इस रूम को क्विट कर दें।